वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे रोशन दिन होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन मेरे बेटे अदील की 7वीं सालगिरह थी। लेकिन वही दिन मेरी तकदीर का सबसे तारीक दिन बन गया। मैं एक मामूली क्लर्क था और मेरी बीवी फातिमा ने बड़ी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर अदील के लिए एक छोटी सी साइकिल खरीदी थी। अदील अपनी नई साइकिल पाकर फूले नहीं समा रहा था। शाम का वक्त था, गली में बच्चे खेल रहे थे और मैं घर के अंदर फातिमा के साथ केक काटने की तैयारी कर रहा था। अदील बाहर सेहन में साइकिल चला रहा था। हमने उससे आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। जब मैं बाहर निकला तो वहाँ सिर्फ वो नई साइकिल पड़ी थी। अदील का कहीं नामो निशान नहीं था। वो लम्हा मेरी याददाश्त में किसी जहरीले कांटे की तरह पेवस्त है। जब मैंने गली के हर मोड़ पर इसका नाम पुकारा, हर पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मेरा अकलौता सहारा कहीं गायब हो चुका था। अगले 24 घंटे हम दोनों मियाँ बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थे। पुलिस स्टेशन के चक्कर, अस्पतालों की खाक छानना और शहर के हर कोने में अदील की तस्वीर वाले इश्तहार लगाना हमारी ज़िंदगी का मामूल बन गया। फातिमा तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वो दिन भर दरवाजे के पास बैठी रहती कि शायद अभी अदील भागता हुआ आएगा और कहेगा कि अब्बा मैं छुपन छुपाई खेल रहा था। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरी नौकरी छूट गई क्योंकि मेरा जहन काम पर लगता ही नहीं था। मैंने अपनी जमा पूंजी अदील की तलाश में लुटा दी। नजूमियों, पीरों और आमलों के पास भी किया कि शायद कोई गैबी खबर मिल जाए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी ही हाथ आई। लोग कहने लगे कि शायद इसे कोई अगवा करके ले गया है या वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन एक बाप का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। गुर्बत और फाका कशी ने हमारे घर में डेरे डाल लिए थे। घर की हर चीज़ बिक चुकी थी। बस अदील की वो साइकिल, उसके चंद खिलौने बाकी थे, जिन्हें फातिमा रोज़ाना साफ करके वापस उसी जगह रख देती थी। जब तलाश के तमाम रास्ते बंद हो गए और पेट की आग ने सताना शुरू किया, तो मैंने हिम्मत हार कर एक सिक्योरिटी कंपनी में नाम लिखवा दिया। मुझे एक बड़े से बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। ये बंगला शहर के सबसे पोश इलाके में था, जहाँ खामोशी और प्रोटोकॉल का राज था। यहाँ के मालिक सेठ असलम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे काम पर रख लिया। मैं दिन भर वर्दी पहनकर गेट पर खड़ा रहता, गाड़ियों के लिए दरवाजे खोलता और रात भर जाकर पहरा देता। मेरी आंखें हर गुजरने वाले बच्चे में अदील को ढूंढती, हालांकि अब उसे बिछड़े हुए कई साल बीत चुके थे। बंगले की नौकरी करते करते मुझे 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया। इन सालों में मेरी जवानी ढल गई, बाल सफ़ेद हो गया और चेहरे पर हसरतों की झुर्रियाँ पड़ गईं। लेकिन अदील की याद एक पल के लिए भी धुंधली ना हुई। सेठ असलम की एक ही बेटी थी, मरियम, जो आला तालीम के लिए लंदन गई हुई थी। सेठ साहब अक्सर अपनी बेटी की बातें करते और मुझे अपनी औलाद के दुख में तड़पता देखकर दिलासा देते। वो मुझे एक मुलाजिम से बढ़कर एक वफादार साथी समझने लगे थे। एक दिन बंगले में गैर मामूली चहल पहल थी। बावर्ची खाने में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे और पूरे घर को रोशनियों से सजाया जा रहा था। सेठ साहब ने मेरे पास आकर बड़े फ़ख्र से बताया कि आज उनकी बेटी मरियम और उनका दामाद डॉक्टर शहरयार बैरून मुल्क से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक शानदार दावत है और मुझे भी तमाम इंतज़ामात पर नज़र रखनी है। शाम होते ही मेहमानों की आमद शुरू हो गई। कीमती गाड़ियाँ पोर्च में रुक रही थी और खुशलिबादा लोग बंगले के अंदर जा रहे थे। मैं गेट पर खड़ा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन मेरा जहन कहीं और था। मैं सोच रहा था कि अगर आज मेरा अदील मेरे पास होता तो शायद वो भी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला होता। शायद उसकी भी ऐसी ही खुशियाँ मनाई जाती। रात के 8 बजे एक स्याह रंग की मर्सिडीज़ पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने तेज़ी से उतरकर दरवाज़ा खोला। पहले एक निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसे पहचानने में देर ना लगी कि वो सेठ साहब की बेटी मरियम थी। इसके बाद दूसरी तरफ से उसका शौहर यानी सेठ साहब का दामाद बाहर निकला। जैसे ही मेरी नज़र उस नौजवान के चेहरे पर पड़ी, मेरे सीने में एक धमाका सा हुआ। वो रंगो रूप, वो आंखों की चमक और उसकी गर्दन के पास वो मखसूस तेल का निशान, जिसने मुझे साकित कर दिया। मेरा जिस्म लरजने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से सिरक रही है। वो कोई अजनबी डॉक्टर शहरयार नहीं था। वो मेरा वही 7 साल का बच्चा था जो बरसों पहले एक साइकिल छोड़कर गायब हो गया था। वो मेरा गुमशुदा बेटा अदील था। डॉक्टर शहरयार, या यूं कहूँ कि मेरा अदील गाड़ी से उतरा तो पोर्च की तेज़ रोशनियों में उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दमक रहा था जैसा बचपन में हुआ करता था। वही नक्शो निखार, वही पेशानी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक ठहराव और वक़ार था। मैं साकित व जामिद अपनी जगह खड़ा रहा। मेरा जी चाह रहा था कि चीख कर उसे पुकारूं, भाग कर उसे गले लगा लूं और उसके माथे को चूम कर कहूं कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा वही बाप जो 10 साल से तुम्हारी राह तकते तकते बूढ़ा हो गया है। लेकिन मेरे कदमों में जैसे बेड़ियां पड़ गई थीं। मैं एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड था और वो इस आलीशान बंगले का दामाद, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर।
फातिमा के चेहरे का तस्वर मेरी आंखों के सामने लहराया। अगर वो आज यहाँ पर होती तो शायद खुशी से दीवानी हो जाती, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उस वक्त मेरी पहचान सिर्फ एक मुलाजिम की थी। सेठ असलम आगे बढ़े और बड़े फ़ख्र से शहरयार को गले लगाया। मरियम अपने शौहर के साथ अंदर चली गई, लेकिन शहरयार एक लम्हे के लिए रुका और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने एक सरसरी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया, जैसे वो हर मुलाजिम को करता होगा, और अंदर चला गया। उसके लहजे में वही अपनाई थी जो बचपन में मेरी रूह में उतरा करती थी। मगर उसे क्या खबर थी कि जिस गार्ड को वो सलाम कर है, उसी के कंधों पर बैठकर वो कभी मेले देखा करता था। दावत के दौरान मैं गेट पर पहरा दे रहा था, लेकिन मेरा दिल अंदर हाल में लगा हुआ था। मैंने सोचा कि आखिर मेरा बेटा इन लोगों तक कैसे पहुंचा। वो तो उस दिन गली में खेल रहा था, फिर वो कहाँ चला गया? क्या उसे किसी ने बेच दिया था या वो रास्ता भटक गया था? मेरे जहन में सवालात का एक तूफान था जिसका कोई साहिल नज़र नहीं आ रहा था। अगले चंद दिन मेरे लिए किसी कड़ी सज़ा से कम नहीं थे। मुझे रोज़ाना अपने बेटे को देखना पड़ता, उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर देना पड़ता, उसके लिए गेट खोलना पड़ता। मरियम और शहरयार अक्सर शाम को लान में बैठकर चाय पीते और मैं दूर खड़ा उन्हें देखता रहता। एक दिन मरियम ने शहरयार से कहा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे इतने अच्छे वालिदैन मिले जिन्होंने उसे पाला और इस मकाम तक पहुंचाया। शहरयार के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसने कहा कि वो हमेशा अपने इन वालिदैन का शुक्रगुजार रहेगा जिन्होंने उसे यतीम खाने से गोद लिया था। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो इसका मतलब था कि मेरा दिल किसी यतीम खाने में पहुंच गया था। उस सेठ असलम के किसी रिश्तेदार या खुद उन्होंने उसे वहां से अपनाया था। मुझे अब समझ आया कि सेठ साहब शहरयार को इतनी अहमियत क्यों देते थे। उसे अपना बेटा ही समझते थे। मैंने फैसला किया कि मैं हकीकत का पता लगा कर रहूँगा। एक रात जब तमाम घर वाले सो चुके थे, मैंने हिम्मत करके सेठ साहब के पुराने कागजात वाले कमरे की सफाई का बहाना बनाया। मैं जानता था कि वहाँ पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। बड़ी मुश्किल से मुझे वो फाइल मिली जिसमें शहरयार की गोद लेने की दस्तावेज़ात थी। इसमें लिखा था कि शहरयार को 12 साल पहले एक शहर के बड़े यतीम खाने से लाया गया था, जहाँ उससे पुलिस ने एक रेलवे स्टेशन से लावारिस पाकर दाखिल करवाया था। इस फाइल में उसकी बचपन की एक धुंधली सी तस्वीर भी लगी थी, वही तस्वीर जो फातिमा ने उसकी सालगिरह पर खींची थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गया। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो मेरा ही खून था, वही अदील जिसे मैंने शहर शहर ढूंढा था। वो आज मेरे सामने होते हुए भी मुझसे मीलों दूर था। अगले दिन मैंने मरियम को देखा कि वो लान में अकेली बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और पानी पिलाने के बहाने उनके करीब किया। मेरा इरादा था कि मैं बातों बातों में शहरयार के बचपन के बारे में कुछ पूछूंगा। मैंने डरते डरते कहा कि बीबी जी, डॉक्टर साहब बहुत नेक इंसान लगते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे। मरियम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ बाबा, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने बचपन की धुंधली यादों को याद करके उदास हो जाते हैं। उन्हें बस इतना याद है कि उनकी एक छोटी सी साइकिल थी और उनकी माँ उन्हें लोरियाँ सुनाती थी। ये सुनते ही मेरा जब्त जवाब दे गया। मेरे हाथों से पानी का गिलास छूट कर गिर गया। मरियम हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि एक मामूली गार्ड की आंखों में इतने आंसू क्यों हैं और वो कांप क्यों रहा है। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और माजरत करके वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे अंदर की तड़प अब हद से गुजर रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए। अगर मैंने बताया तो क्या वो मुझे तस्लीम करेगा? क्या वो एक मामूली गार्ड को अपना बाप मानेगा जिसकी बीवी गुर्बत के हाथों शायद अब होशो हवास में भी ना हो? उस सेठ असलम जिन्होंने उसे पाला पोसा और इस काबिल बनाया, उनका क्या होगा? वो तो उसे अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। एक तरफ बाप की ममता और हक था और दूसरी तरफ बेटे का रोशन मुस्तकबिल। मैं इसी कश्मकश में जल रहा था कि एक दिन अचानक घर में एक इमरजेंसी होगी। सेठ असलम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। शहरयार खुद गाड़ी चला रहा था और मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर शहरयार बहुत परेशान था। उसकी आंखों में वही खौफ था जो बचपन में अंधेरे से डरते वक्त हुआ करता था। मैंने बेख्तियार होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डॉक्टर साहब हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा। उस समय हमारी आंखें मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह ने मुझे पहचान लिया हो, लेकिन उसकी ज़बान खामोश रही। हॉस्पिटल की सर्द राहदारी में शहरयार ने जब मेरी तरफ देखा तो चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। मेरी बूढ़ी और खुर्दी हथेली उसके महंगे सूट वाले कंधे पर थी, लेकिन उसे बुरा लगने की बजाय एक अजीब सा सुकून मिला। उसने मेरा हाथ थाम लिया और धीमी आवाज़ में कहा, बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं पहले से जानता हूँ। आपकी आवाज़ में वो अपनाइयत है जो मैंने बरसों से नहीं सुनी। मेरा दिल चाहा कि अभी इसी वक्त सारा सच उगल दूँ। उसे बताऊँ कि तुम्हारी वो छोटी साइकिल आज भी इसी आंगन में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन सेठ असलम की ज़िंदगी का सवाल था और मैं इस मौका पर कोई हंगामा नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, बूढ़ों की दुआएं सबके लिए एक जैसी होती हैं, आप बस सब्र रखें।
कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टरों ने खुशखबरी सुनाई कि शेर साहब अब खतरे से बाहर हैं। मरियम और शहरयार के चेहरों पर रौनक आ गई। घर वापसी पर शहरयार ने मुझे अपनी गाड़ी में आगे बैठने को कहा। रास्ते भर वो खामोश रहा, लेकिन बार बार मेरी तरफ देखता रहा। जब हम बंगले पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। सब अपने कमरों में चले गए, लेकिन मैं गेट पर अपनी ड्यूटी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि शहरयार हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए लान में अकेला बैठा है। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। उसने वो तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। ये वही तस्वीर थी जो यतीम खाने के रिकॉर्ड में थी, जिसके पीछे अदील बिन साले लिखा था। उसने बताया कि वो बचपन में खो गया था। कुछ लोग उसे यतीम खाने छोड़ आए, फिर कैसे असलम साहब ने उसकी परवरिश की, मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। मेरी आंखों से सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। अब जब्त की तमाम दीवारें टूट चुकी थीं। मैंने अपनी जेब से वो पुराना और बसीदा बटवा निकाला, जिसमें मैंने अदील के बचपन की एक तस्वीर और उसकी पहली सालगिरह का वो कार्ड छुपा कर रखा था, जो हमने बड़ी मुश्किल से बनवाया था। मैंने वो कार्ड उसके हाथ में रख दिया। कार्ड पर वही नाम दर्ज था। उसने बटवे में लगी मेरी जवानी की तस्वीर देखी और फिर मेरा चेहरा देखा। उसके हाथ से तस्वीर गिर गई। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, तड़प कर मुझे अब्बा पुकारा और मेरे सीने से लग गया। वो एक डॉक्टर नहीं, बल्कि वही 7 साल का बच्चा बनकर धाड़े मार मार कर रो रहा था, जिसे बरसों बाद अपनी असल पनाहगाह मिली थी। अगली सुबह जब सेठ असलम को होश आया तो शहरयार मुझे हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया। सेठ साहब हैरान थे कि उनका दामाद एक कार्ड का हाथा में क्यों खड़ा है। शहरयार ने सबके सामने सच रख दिया कि पापा, आपने मुझे यतीम खाने से अपनाया, मुझे ज़िंदगी दी, लेकिन आज मुझे वो जड़ें मिल गई जहाँ से मैं टूटा था। ये गार्ड नहीं, ये मेरा बाप है, जिसने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इसी गेट पर पहरा देते हुए गुजार दिए। मरियम और शेर साहब पहले तो हक्का बक्का रह गए, लेकिन जब उन्होंने मेरी वफादारी और बरसों का इंतज़ार देखा तो उनकी आंखें भी भर आईं। सेठ साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, साले, मैंने तुम्हें हमेशा एक मुलाजिम समझा, लेकिन तुम तो इस घर के असल वारिस के बाप निकले। आज से तुम यहाँ गार्ड नहीं, बल्कि इस घर के बड़े बनकर रहोगे। चंद दिन बाद मैं अदील और मरियम को लेकर अपने इस छोटे से पुराने घर में गया, जहाँ फातिमा आज भी अदील की वही पुरानी साइकिल साफ़ करके रखी हुई थी। जब फातिमा ने अपने कदावर जवान बेटे को देखा तो उसे यकीन नहीं आया। उसे छू छू कर देखती रही और जब अदील ने उसे माँ कहकर पुकारा तो वो बेहोश होते होते बची। वो साइकिल जो बरसों से एक कोने में वीरान पड़ी थी, आज जैसे फिर से मुस्कराने लगी थी। अदील ने हमें अपने साथ इसी बड़े बंगले में ले जाने का फ़ैसला किया, लेकिन मैंने इससे एक वादा लिया कि वो कभी अपनी इन जड़ों को नहीं भूलेगा जहाँ से उसका आगाज़ हुआ था। आज मैं उसी बंगले की लान में बैठता हूँ, लेकिन अब मैं गेट पर पहरा नहीं देता, बल्कि अपने पोते पोतियों को अदील के बचपन की कहानियाँ सुनाता हूँ। वो गुमशुदा बेटा मिल गया था, उसके साथ ही एक बाप का बरसों का इंतज़ार और कुर्बे खूबसूरत मौज़े में बदल गया था। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।